Hello guys, good morning. Today now we will discuss poem by John Donne The Sun Rising पार्ट सेकंड। और हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपसे ये चर्चा की थी, डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल और इंट्रोडक्शन रिलेटिंग टू पोएट हम पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आज हम सीधे सीधे केवल स्टेंजास को हम एक्सप्लेन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमने सारी बातें पहले पार्ट 1 में की। अब आप देखिए, हम जो ही चलते हैं, पहला जो आपका स्टेंजा है 10 लाइन का, इसको हम यदि लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड लेके समझने का प्रयास कर रहे हैं तो लीजिए, पोइट स्टार्ट्स विद बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। कवि यहां पर सीधा सीधा अब्रप्टली स्टार्ट्स टू रिबक और चाइड द राइजिंग सन। दैट मीन्स very first we have to take the location or the setting of the poem. Setting of the poem is that it's dawn, it's the morning, and lover and beloved locked into each other's arms. They are making love. As soon as the sun rises and starts to throw its beams, they are disturbed. In annoyed mood, poet starts to rebuke the sun and here applies the words for the eye of the heaven. सूरज के द्वारा प्रेमी और प्रेमिका जो अपने प्रेम दुनिया में अपने आप में लिप्त है, व्यस्त है, तो उनको डिस्टर्ब होता देखकर कवि से कहता है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। सूरज के लिए ये एडजेक्टिव्स प्रयोग किए। क्या क्या कहा? बीजी है, ओल्ड फूल और अनरूली सन। ऐसे नाराज होता है जैसे किसी छोटी सी चीज से कोई नाराज होता है। सूरज को एक बहुत ऐसी सामान्य सी चीज मान के और कवि उसे छिड़कता है। क्या कहता है? व्यस्त, ओल्ड बूढ़े, और फूल पागल अनरूली सन। सबसे पहले का बीजी का इट्स सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ड द रोटेटिंग फंक्शन ऑफ द सन। और ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया को कितना समय हो गया, लेकिन तब से ये राइज एंड सेट्स। इसकी ओर कवि ध्यान देते हुए कहता है अनरूली सन and one who doesn't know the rule, one who doesn't have the rules of the love. So here poet, शायद इसलिए कवि कह रहा है why does thou thus, और यहां क्या कर रहा है कवि कि तुम इस तरह से through the windows and through curtain call on us। इसमें आप देखेंगे ये आपका एक क्वेश्चन मार्क से हमें इंडिकेट किया गया। इट्स ए लिटरेरी क्वेश्चन। यहां देखिए आप, ये स्ट्रक्चरल जैसा आप ग्रामेटिकल क्वेश्चन बनता है वैसा हमें नहीं दिया गया, लेकिन ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। पोएट स्पीक्स वेरी रिटोरिकली, chiding or scolding the rising sun because they are being disturbed. The word of love is going on,
and why they are disturbed, they don't want to be disturbed. हम कवि की लव पोएम्स के कंसेप्ट को जब समझने का प्रयास करते हैं, बेसिकली तो इसकी पोएम्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्युलर पोएम्स और रिलीजियस पोएम्स। लेकिन जब सेक्युलर पोएम्स की हम सप्लीमेंट्रीली स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारे अबाउट 9 टाइप्स की पोएम्स आती है, और उन सारी पोएम्स के यदि डिवीजन की बात करें तो 3 डिवीजन्स हमें मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? सबसे पहला, यदि डन की लव पोएम्स को डिवाइड करके स्टडी करने का प्रयास करते हैं तो एक उसका प्रकार मिलेगा हमें साइनिकल, दूसरा मिलेगा उसका प्लोटेनिक, और थर्ड मिलेगा कंजुगल। दिस पोएम ऑफ कंजुगल ग्रुप, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। विच ग्रुप, फ्रॉम विच ग्रुप दिस पोएम कम, ये कौन सा ग्रुप की है? कंजुगल ग्रुप। एंड लेट अस नो द टर्म कंजुगल वेरी फर्स्ट, और सबसे पहले आप ही जानिए कि कंजुगल ग्रुप से क्या मतलब है। कितने लव पोएम कितने भागों में बटेगी? पहला आपके 3 भागों में बटेगी। पहला जो आपका पार्ट रहेगा उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे साइनिकल, नंबर 1। नंबर 2 आपका रहेगा प्लेटोनिक, और आपका नंबर 3 जो उसका ग्रुप रहेगा वो रहेगा कंजुगल, CONJUGAL, कंजुगल। ये कंजुगल किस तरह की कविताएं मानी गई? कंजुगल रिलेटिंग टू मैरिज, मैरिटल स्टेटस। तो कवि यहां राइजिंग सन को, उदय होते सूरज को इन अलंकारों से एड्रेस करता है। क्या? बिजी नंबर 1, ओल्ड 2, फूल, और अनरूली सन। ये हमारे से पूछा जाएगा। इन ओपनिंग लाइन पोइट स्कोल्ड्स द सन, आपकी ओपनिंग लाइंस में कवि सूरज को स्कोल्डिंग कर रहा है। अब 2 चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। क्यों कर रहा है? तो इसलिए कर रहा है बिकॉज द सन डिस्टर्बिंग देम एज लवर एंड बिलविड आर लॉक्ड इनटू ईच अदर्स आर्म। आपसे भी पूछा जाए टाइम, डाउन टाइम, मॉर्निंग, as a matter of fact it's the function of the sun since the creation of the world। संसार दुनिया के सृजन के समय से ये कोई नहीं बता सकता कि सूरज का ये फंक्शन कब से चल रहा है, लेकिन वो अनवरत उदय होता है, अस्त होता है, और सूरज के इस फंक्शन के साथ ही दुनिया के फंक्शन स्टार्ट होते हैं। अब आप देखिए यहां 2 तरह के वर्ड कवि आपको प्रेजेंट करता है। एक कौन सा? एक मटेरियलिस्टिक वर्ड, द पीपल, एंड दूसरा जो वर्ड यूज किया उसने किया वर्ड ऑफ लव, एंड दे आर द क्रीचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वाई शुड दे बी डिस्टर्ब्ड। तो फिर उन्हें डिस्टर्ब क्यों? इसलिए कह रहा वाई डस दाऊ दस, तो तुम इस प्रकार, थ्रू द विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कोलोनस। यहां पर आपकी फ्रेज है कोलोनस, और कोलोनस का हम कहेंगे पीप ऑन, लुक। आप सिंपल यदि कहेंगे तो लुक। आप इस फ्रेज के माध्यम से यहां हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और ये भी आपने जाना ये क्वेश्चन कौन सा कहलाएगा?
rhetorical question. And now let us know what does mean rhetorical question. Rhetorical question, not a structural question, not grammatical question. It's a literary question. And a literary question, that means a question in the application of literature that has its answer in its tone. Writer or poet doesn't answer. Its tone ultimately supplies or gives the answer. Readers ultimately understand, as here in this sentence. जैसे कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, तुम खिड़कियों और पर्दों से क्यों झांक रहे हो, और क्यों झांक रहे हो, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो. इसका मतलब है the word of love is not to be disturbed by the word. And even here addressing the sun that is the eye of the heaven, even comparatively poet finds very petty this object. और गजब के तरीके से कवि बात कर रहा है. क्या कह रहा है, मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन रन. आपका रिटोरिकल टू रिटोरिकल, अगली लाइन भी आपकी रिटोरिकल है, और कवि उसे छिड़कते हुए, चाइडिंग, मॉकिंग, जैसे कि क्लासरूम में एक कोई चाइल्ड को मास्टर रिबक करता है, जैसे कि कोई मालिक अपने नौकर को रिबक करता है. आप देखें कवि सूरज को इसी तरह से रिबक करता है. एंड से, और आगे देखिएगा सासी. फिर ये है आपके एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है, सासी, पेडेंटिक एंड रेच. यहां बीजी, ओल्ड फूल, अनरूली सन. फिर यहां सासी, पेडेंटिक और रेच. अरे दम्बी, ओ घमंडी, ओ नीच. आप देखिए ऐसे शब्द यदि कविता में कवि, और वो भी स्पेशली टू सन, इसका मतलब ये हुआ आपका कंजुगल पोइट्री, मैरिटल जो पोइट्री है, यहां पर बहुत सारे राइटर्स इस कविता की इन कुछ पंक्तियों को लेकर ही कह रहे हैं, या कहते हैं कि यहां साइनिकल लव इस कविता में शायद नो हमारी इमेजेस साइनिकल है, लेकिन इसको सब्सटेंटिवली जब हम लेने का प्रयास करेंगे तो ये जो है आपका प्लेटोनिक लव कहा जा सकता है. फॉर द सेक ऑफ लव, कवि इस तरह से बात कर रहा है. अरे सासी और दम्बी, पेडेंटी, घमंडी, रेच, यहां तक कवि कह रहा है उसको फटकारने के पर्पज से. और क्या कह रहा है अब आगे देखिए, गो चाइल्ड, इट्स नॉट योर वर्क. यहां तक की लाइंस में क्या बताया, कवि ये कहना चाह रहा है सूरज से, राइजिंग सन से, कि तुम प्रेम दुनिया को बाधित कर रहे हो. डोंट यू नो दैट हियर द सीजन ऑफ लव इज गोइंग ऑन. अरे तुम्हारा काम ये नहीं है. और गजब अल्टरनेटिव कवि बोल रहा है. क्या कह रहा है, सूरज को उसकी ड्यूटी बता रहा है. इट्स नॉट योर ड्यूटी, देन व्हाट, तो गो, जाओ, एंड चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स रिबक. चाइल्ड किसे, लेट स्कूल बॉयज, उन बच्चों को जाकर जगाओ जैसे तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो ना. थ्रू द विंडोज एंड कर्टेन्स यू पीपिंग अपॉन अस, इट्स नॉट योर ड्यूटी. यू शुड नो वन थिंग, दैट द सीजन ऑफ लव इज गोइंग ऑन.
we both are busy, we are locked into each other's arms, and you should know one thing, the greatness of the love. और जाओ, जो दुनियादारी से बंधे हुए हैं, जो तुम्हारे मौसम्स, तुम्हारी गति, तुम्हारे मूवमेंट के साथ जो संसार चलता है, मैं तुम्हारी ड्यूटी बताता हूं। लेट स्कूल बॉयज, स्कूल पहुंचने में देरी करते बच्चे, एंड और सौर apprentices मीन्स अप्रेंटिसेस, और जाओ उन ट्रेड लर्नर्स जो अपने मास्टर्स और मालिकों के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, गेटिंग लेट, उन्हें बताओ दैट दे शुड बी रेडी, दे should attend their workshop on time. To school children, they are getting late from their schools, they should be ready, they should be on time, it's your duty. And go tell court herdsmen, दरबारियों को जाकर बताओ, दरबारियों को बताओ, तुम्हारे मोमेंट से, तुम्हारी गति के साथ ये लोग बंधे हैं संसार के, क्या बताओ उनको, दैट द किंग विल राइट, राजा, द किंग विल राइट, राजा शिकार के लिए निकलने वाला है, और उन्हें कहो कि उन्हें प्रिपरेशन से करनी है, उन्हें तैयार करो, उनको जगाओ। काल कंट्री आंट्स, यहां कंट्री एंड्स का ये मतलब है फार्मर्स, हम बात करेंगे फार्मर्स। टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, ऑफिस से मतलब है आपका फील्ड, किसानों को बताओ अपने खेतों पर समय से पहुंचे और अपने अनाज को वो तैयार करे, इकट्ठा करे, क्योंकि मौसम अच्छा बुरा हो सकता है। यहाँ एक और इस एंड से हम दूसरा कंसेप्ट एक ये भी कह सकते हैं कि एंड्स मीन्स इंसेक्ट्स, और किस तरह से वह बारिश के आने से पहले ग्रेन कलेक्ट करते हैं अपने, यानी हॉल्स में वो कलेक्ट स्टोर करते हैं, तो शायद ये उस तरह से भी लिया जा सकता है। लेकिन बेसिकली कंट्री एंड्स का मतलब यहाँ पर आपका फार्मर, फार्मर्स को जाकर बताओ कि वो अपनी तैयारी करे। लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज, देखिए भाई, प्रेम किसी भी सीजन से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी सीजन से बंधा हुआ नहीं है। क्या आपका जो सन है, सन से सीजन्स बनते हैं, वेदर्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अब आप यहां बारीकी से बात यदि हम करेंगे, इस कविता में ज्योग्राफिकल, इस कविता में साइंटिफिकल, एट द एज ऑफ अराउंड और सराउंड डंस, वहां दो चीजें बड़ी बेसिक थी, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस आ गए थे। डिस्कवरी वास्को डा गामा का आना और कोलंबस का आना, तो दुनिया में, और फिर एक और चीज है आपका एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफिकल सारी जो इन्वेंशंस हो गई, उनको इसमें ध्यान रखते हुए कह रहा है कि सूरज जो समय, सूरज के अनुसार ऋतुएं बनती हैं, समय बदलता है, और समय के अनुसार संसार के लोग, बट हियर फॉर द लवर्स काल कंट्री men ants to harvest offices, love all alike, no seasons knows nor climb, समय से बंधा हुआ नहीं है प्रेम, और न किसी तरह का क्लाइम,
nor hours। अब यहां पर टाइम को इंडिकेट करके कह रहा है कि टाइम कैसे कैसे, टाइम के टुकड़े, नोर आवर्स, टाइम के फ्रेगमेंट्स, क्या, आवर्स, डेज, मंथ्स, विच आर द रेज ऑफ टाइम। समय जो दुनिया की नजर में एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कवि ने यहां बहुत ही ऐसा कहा, तुच्छ बताया। दिन, महीने, वर्ष, ये सारा संसार की नजर में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संसार इससे बना हुआ है। लेकिन एज ए लवर, पोइट डजंट रिगार्ड दीज, he doesn't want to be bounded, and he doesn't want to have motions with these, and need not to follow you, so you should know your duty. You need not to disturb these lovers, the true lovers. The season of love is going on. यहां बड़ा शब्द जो रेग्स यूज किया, इसको हम देखेंगे रेग्स ऑफ टाइम। समय के चितड़े हैं, समय के टुकड़े हैं ये सब। इसका मतलब है इन द आईज ऑफ लवर्स देयर इज नो वैल्यू। तो डिस्टर्ब मत कर। और ये आपके जो एडजेक्टिव यूज किए, ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस तरह से संबोधन किया। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा रिटोरिकल क्वेश्चंस। पहला जो स्टेंजा है कविता का, इसमें हम कह रहे हैं कि बहुत रिटोरिकल कवि बात कर रहा है और बहुत ऐसे छोटे और भद्दे शब्दों को। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कंपैरेटिवली इन द कंपैरिजन ऑफ द वर्ड द वैल्यू ऑफ लव, कवि ने बताने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे आपका कवि का कंसीट्स है, जो कि विट का ही रूप है। ये सारा बड़े कंसीट्स हैं, फार फेच्ड आइडियोलॉजी है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कवि क्या कह रहा है, उसे फटकारते हुए, दाई बीम्स सो रिवरन एंड स्ट्रोंग। अरे भाई, तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी किरणें बड़ी स्ट्रोंग है, बड़ी चकाचौंध युक्त है, तो क्या वाई शुडस्ट डाउ थिंक, फिर आपका क्वेश्चन है, रिटोरिकल क्वेश्चन। और बच्चों ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, इवन एग्जाम्स में इतना भी पूछा जाता है कि यदि आई का प्रयोग किया तो कवि ने थ्रू आउट पोएम कितनी बार आई का प्रयोग किया, यदि सी का प्रयोग किया कितनी बार किया, कोई भी एडजेक्टिव यूज किया कितनी बार किया। तो यहां देखेंगे क्वेश्चन आपका रिटोरिकल क्वेश्चन थर्ड टाइम यूज हो रहा है इस कविता में। वाई शुडस्ट डाउ थिंक, अरे भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कैसा, कि तुम्हारी किरणें बड़ी स्ट्रोंग है, मजबूत है, तुम बड़े पावरफुल हो, तुम्हारी किरणें बड़ी चमकदार है, बड़ी ब्राइटेंड है, ऐसा क्यों सोचते हो। इसका ये मतलब है क्यों सोचते हो, आंसर अल्टीमेट है इन टोन दैट द सन शुड नॉट टेक प्राइड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एंड रिवरेंट बीम्स, आई could eclipse and cloud them with a wink। बड़ा ही यहां पर आप देखें लाइंस, ऊपर की जो सूरज की जो पावर बताई, उसको यहां कवि एक लवर की पावर से कैसे उसको एक प्रकार से इसको चैलेंज नहीं कहेंगे,
उस पावर को एक प्रकार से उसके सामने पैटी डिमी शो कर रहा है। क्या कह रहा है? आई कुड एक्लिप्स। मैं, एक्लिप्स का मतलब है मीन्स डिम कर देना। एक्लिप्स का मतलब है मीन्स वैसे ग्रहण लगा देना, मीन्स डिम कर देना। क्या? एंड क्लाउड देम विद अ विंक। ऐसा है आंख झपकते ही, एक आंख झपकते ही। इसका मतलब है यदि मैं एक बार आंख झपकते का मतलब है शॉर्ट टाइम, इतना सा। विद ए विंक का क्या मतलब है? विद ए विंक शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड कौन सा? शॉर्ट पीरियड इतना सा जितना पलक झपकने का समय लगता है। इतने से समय में मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें क्लाउड मीन्स अंधा कर सकता हूं, एक्लिप्स। तुम्हें मैं अंधा कर सकता हूं। अब यहां देखिएगा, फिर लॉजिकल आपकी लाइन आ गई। ये क्यों हो सकता है? ये भाई इतनी पावर है तो फिर क्यों डिस्टर्ब्ड हो रहे हो? यू कैन डू, कर सकते हो, तो फिर क्यों ऐसा आप सहन कर रहे हो? ये लॉजिकली पोइट एज ए लवर यहां बात कर रहा है। बट देट आई वुडंट लूज हर साइट। यहां देखो, आपसे पूछा जाए ह कौन है? हिज बिलविड। ये भी कहा जाता है कि यहां ह जो है वो कवि ने किसके लिए यूज किया होगा, और लिटरेचर के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो प्रोबेबली एन मूर के लिए यूज किया होगा। एन मूर हिज वाइफ, प्रोबेबली शायद ये हिज वाइफ, बिलविड वाइफ। और क्या कह रहा है कि बट देट आई वुडंट लूज अ साइट सो लॉन्ग। इतने समय के लिए मैं उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहता। कितने समय? मैं एक पल भर तुम्हें देखूंगा। तुम समझते हो ना कि तुम्हारी किरणें इतनी तेज है, इतनी पावरफुल है। अरे मैं एक पल भर यदि देख लू ना तुम्हें, तो तुम्हारी इस ताकत को नष्ट कर सकता हूं। तो फिर भाई करता क्यों नहीं है? और लॉजिकली कह रहा है कि मैं इतने समय के लिए उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहता। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन। और देख लो तुम, यदि जो मैं कहना चाह रहा हूं, यदि ऐसा किया और तुम अंधे नहीं हो गए तो। पर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं उसको एक पल के लिए खोना नहीं चाहता, उसकी दृष्टि से ओझल होना नहीं चाहता। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब लवर की ये पावर है, पोइट ये पावर रखता है कि वो एक पल भर के टाइम के ड्यूरेशन में उसको वो ब्लाइंड कर सकता है, तो क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर रहा? उसका रीजन दे दिया, वेरी रीजनली, बड़े ही रीजन्स के साथ कवि बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? लोक, एक बात सुनो तुम, आपकी लैंग्वेज जो है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, कोलोक्यूल लैंग्वेज है, जिसके लिए पोइट जाना जाता है। और ये भी कहा कि यदि हम इसे टेक्स्ट से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि कविता जो है ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक तो किस तरह का ड्रामा है ये आपका मोनोलॉग की लिस्ट में आएगा। मोनोलॉग इसलिए आएगा मोनोलॉग क्योंकि यह कवि बोल रहा है। यद्यपि स्पीकर हमारा कौन है? स्पीकर हमारा पोइट है, पोइट। लेकिन पोइट किसको एड्रेस कर रहा है? सूरज को एड्रेस कर रहा है।
और ये कौन है? ये यहां प्रेजेंट नहीं है, ये पैसिव है, पैसिव। और पैसिव होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे? इंटीरियर हो गया वो, इंटीरियर, इंटीरियर। तो आपका ये केवल मोनोलॉग कहा जा सकता है, कोलोक्वियल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। इफ आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, लुक, तो सुनो, क्या? एंड टुमो, एंड टुमो, टुमो टुमारो, तो फिर तुम कल, लेट टेल मी, लेट टेल मी। एक बात और सुनो, ये डाउन टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, कल तुम फिर मुझे आकर बताना, क्या? वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस, क्या? बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस और एंड माइन। यहां हमारा ज्योग्राफिकल रेफरेंस है, हिस्टोरिकल रेफरेंस है। किस तरह से? ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज हिस्टोरिकली नोन फॉर स्पीसीज एंड सिल्क, एंड वेस्ट इंडीज known for mine, means mineral, मिनरल चीजों के लिए जाना जाता था वेस्ट इंडीज। एंड मिनरल स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। यहां बहुत बारीकी से कवि कहना चाहता है, जैसे स्पीसीज आपका, जैसे सुगंध अट्रैक्ट करती है मसालों की, शायद वो ये कहना चाह रहा है अट्रैक्शन ऑफ हिज बिलव्ड। एंड जैसे प्रीसियस डायमंड एंड गोल्ड सिल्वर, एज पोइट हियर वांट्स टू से दैट हिज बिलव्ड इज प्रीसियस, अट्रैक्टिव, इवन देन द वर्ल्डली थिंग्स, संसार की चीजें, पूरा संसार एक तरफ, और कवि का प्रेम, कवि की बिलविड एक तरफ, और वो क्या कहना चाह रहा है? अरे तुम कल आना और बताना मुझे, तो आपको ये लगेगा कि मेरी जो प्रेयसी है वो ऐतिहासिक तरीके से वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज की जो दौलत है, उस दौलत जैसी है वेदर बोथ द इंडीज of species and mine. Be where thou left then, or lie here with me. यहां lie here, here किसके लिए यूज हुआ? Here means bed of lovers, chamber of lovers. अरे ये दुनिया की दौलत यहां हमारे चेंबर में है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, वी आर वेल्दी हैविंग कंपनी ऑफ ईच अदर, नथिंग एल्स नीडेड। संसार की ऐसी जो दौलत, वो भी हमें यहां सारी दौलत है, और यहां से मतलब देहर बैड। आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sawest yesterday। कितना डायरेक्ट, सीधा सीधा एड्रेसिंग सन को कवि बोल रहा है। जाओ और उन राजाओं राजकुमारों से पूछो, जो राजाओं राजकुमारों से पूछो जिनसे तुम यस्टरडे मिले, जो अपने आप में अपने किंगडम, अपने धन दौलत के साथ क्या खुश हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन एंड दाउ सेल हियर ऑल हियर इन वन बेड ले, तो वो आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? कि उनकी सारी दौलत केवल मात्र, फिर यहां हियर आया, हियर कहां?
बेड ऑफ लवर्स। पूरी दुनिया की जो दौलत है वो मात्र यहाँ हमारे इस चेंबर में है। ओ बीजी ओल्ड फूल सासी पेडेंटिक, अरे अनरूली सन, सारे अलंकारों से कवि से चाइड करता है। अब लीजिए इन दोनों स्टेंजाज की जो कवि ने आइडिया प्रेजेंट किया, ये आइडिया थर्ड स्टेंजा में कवि इलिस्ट्रेट कर रहा है। कवि कनेक्ट करके इन सब के जवाब दे रहा है और कवि कहता है। अब देखिए इसमें थर्ड स्टेंजाज में कवि ने दोनों स्टेंजा में क्या किया, राइजिंग सन को अनेकों अलंकारों से चाइड किया, मॉक्ड किया। सेकंड स्टेंजा में भी बताने का प्रयास किया, लेकिन अब आपका जो थर्ड कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द आइडिया, इस कविता का कंक्लूडिंग पार्ट है। आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे कि हम इस कविता में इसके लिटरेरी फिगर्स, लिटरेरी टर्म्स और ये क्यों नहीं जो है हाईलाइट कर पा रहे, क्योंकि वो पार्ट 1 में हमने आपसे चर्चा कर ली, इसलिए हम सीधे इसको कर रहे हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। सीज ऑल स्टेट्स, पूरी दुनिया है वो, सी बिलविड, सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, प्रिंसेस दुनिया के सारे एम्परर, राजकुमार, राजा जो अपनी धन दौलत और अपने साम्राज्य के साथ हैं, ये मेरे लिए सारी स्टेट से दुनिया की नथिंग एल्स इज, मैं सिवाय उसके कुछ नहीं। मीन्स सीज एवरीथिंग फॉर मी एंड द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड नथिंग फॉर मी, मेरे लिए वो कुछ नहीं। प्रिंसेस डू पे अस, एक बहुत प्यारी बात कह रहा है, दुनिया के राजकुमार, दुनिया के राजा, ये भी सब क्या प्ले अस, हमें प्ले अस का मतलब है इमिटेट, हमें इमिटेट करते हैं, हमारी नकल करते हैं। वे भी ऑल वेल्थ एल्किम, और ये सारी दौलत कुछ नहीं है, नथिंग। दाऊ ऑल ऑनर्स मिमिक, दुनिया के सारे मान सम्मान, दुनिया की सारी दौलत, मिमिक मीन्स नथिंग, केवल मात्र दुनिया के लोग हमारी खुशी, हमारी ये प्रेम दौलत की नकल मात्र करते हैं। ऑल वेल्थ के दाऊसन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी यहां फिर बोध लवर बिलविड, अरे तू हमसे जितना आधा भी खुश नहीं है, दाइन एज आस। और यहां पे ऐसा लग रहा है ऊपर के स्टेंजाज में जब हम बात करते हैं तो कवि बड़ा एंग्री मूड में लग रहा है, एनोइड। और यहां देखें अब कवि ने इतना करने के बाद कवि सूरज के साथ एक कंपेंसेशन युक्त बात कर रहा है, जो कि एक मॉकिंग वे में है, एक उपास के रूप में। दाइन एज, तुम अब क्या हो गए, ईज आस इज, बूढ़े हो गए, सदियों से चल रहे हो, आराम मांगती है तुम्हारी उम्र। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, एक काम करो, जब से तुम उदय हो रहे हो, अस्त हो रहे हो, दुनिया को मौसम दे रहे हो, तो तुम्हारी अब उम्र क्या, तुम बूढ़े हो चले, तुम्हें आराम मांगती है। टू वार्म द वर्ल्ड दैट इज डन इन वार्मिंग अस, एक काम करो, दुनिया को तुम क्या करते हो, मौसम देते हो, दुनिया को तुम क्या करते हो, उन्हें वार्म करते हो। तो एक काम करो, ये काम तुम्हारा सिर्फ हमें अपनी ऊर्जा देकर, अपना मौसम देकर हो सकता है। क्या, साइन हियर, एक काम करो, तुम यहां रुको,
यहीं साइन करो। तुम्हारा प्रकाश यहीं यहीं किसके लिए आ रहा है? आपका बेड ऑफ द लवर्स एंड बिलव्ड्स टू अस। हमें रोशनी दो तुम, ये काम तुम यहां रुक कर करो। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर। हम प्रेमी और प्रेमिका को यदि तुम यहीं रुककर प्रकाश देते हो, यदि तुम्हारी ड्यूटी, तो ये तुम्हारा काम हर जगह होगा। मतलब संसार की जो ड्यूटी है वो हो जाएगी आपकी। दिस बेड, ये फिर आपका आ रहा दिस बेड, चेंबर ऑफ देम। दाई सेंटर, यहां दाई सेंटर। अब देखिए इसमें जैसे हम बात करते हैं तो इसमें दाई सेंटर्स मीन्स द एक्सेल ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे टिकी हुई है और सूरज कैसे टिका हुआ है, ये ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल ये सारा तब से चल रहा, लेकिन डन के समय, उस समय, उससे पहले क्या था, ये माना जाता था कि जो सूरज है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन आगे इन्वेंशंस ने और खोजों ने बताया कि किस तरह से अर्थ मूव्स राउंड द सन, नॉट सन मूव्स राउंड द अर्थ। तो उसका मतलब है यहाँ बड़े ज्योग्राफिकल और एस्ट्रोनॉमिकल यानी जो कवि बातें रख रहा है। और ये तो ऐसे ही कि इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल फ्यूजन इन इज पोइट्री। बहुत गजब की बात। दिस बेड दाइन सेंटर इज दीज वॉल्स, और ये क्या, दीज वॉल्स दाई स्पेयर यूनिवर्स। तुम एक काम करो, हमारा जो चेंबर है यहीं आप रुक जाओ, यहीं तुम अपनी किरणें इन चारों वॉल्स को, इस हमारे चेंबर को प्रकाशित करो, यहीं तुम अपनी ड्यूटी करो। और ये करने से तुम्हारा मीन्स ये हुआ टू पे टू लव, दैट मीन्स टू पे द वर्ल्ड। और इस तरह से हमारी ये कविता आपका लाइन टू लाइन होती है। मैं समझता हूं आप एक भूल नहीं करें, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। यदि आप उस पार्ट पे नहीं गए हमारे पे, तो आपको ये आधा अधूरा सा लगेगा। हमने बहुत शॉर्ट में और बहुत बाइफर्गेशन करने का प्रयास किया ताकि आप कहीं उलझो नहीं। इसका शाब्दिक यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग अपने लाइन टू लाइन लिया, दोनों को जोड़कर आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। एंड यू विल हैव द मीनिंग and the clear cut meaning. Thank you for watching. Meet you in next video.